Okay. Then let's start with the task with this one. Okay, is there anyone waiting? No. Okay. Okay, are the slides visible? Are the slides visible? सबको दिख रही है slide? एक बार बता दीजिए please. Good evening, Sahil. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So, हमने कल क्या देखा था पहले वो देखते हैं. Let's revise. Okay. Then we'll start the class. Okay. So, हमने कल देखा था. Okay. कल हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें. ठीक है. उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एंशिएंट मतलब जो एंशिएंट समझ लीजिए जिन्होंने पॉलिटी की एग्जैक्टली पॉलिटी की शुरुआत की थी. ठीक है. हमने बात की थी रिपब्लिका का. ठीक है. रिपब्लिका की बात की थी. प्लाटो की बुक थी जो सबसे पहले. फिर एरिस्टोटल की बात की थी. ठीक है. एरिस्टोटल की बुक का नाम क्या था? एरिस्टोटल की बुक का नाम पॉलिटिका. वेरी नाइस. पॉलिटिका. वेरी नाइस. तो एरिस्टोटल की बुक का नाम था पॉलिटिका. ओके. सो हमने वो देखा. उसके बाद हमने कुछ चीजें देखी कि जो अलेक्जेंडर थे उनके गुरु एरिस्टोटल ही थे. ठीक है. हमने ये बात की मोनिका. ओके. हाँ, हमने ये बात की कि एक स्टेट में एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स होते हैं एक स्टेट के. ओके. हमने देखा कौन कौन से कितने फीचर्स देखे थे हमने स्टेट के. 4 फीचर्स. क्या क्या थे 4 फीचर्स? ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, ओके. ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट. ओके. और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो क्या था फीचर? की सोवेरेनिटी. वेरी नाइस. वेरी नाइस साहिल. वेरी नाइस दिवी. वेरी नाइस. तो हमने सोवेरेनिटी देखी थी कि अगर किसी स्टेट के पास सोवेरेनिटी नहीं है. ठीक है. तो वो एक्चुअली स्टेट होने के बाद भी एक स्टेट रह नहीं जाएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा. सोवेरेनिटी मतलब फ्री टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस. ठीक है. हमने एक छोटा सा डेफिनेशन देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का. वो देखा था इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स designed to govern the system of state. ठीक है. ये कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है जो आपको याद करना है, कभी पूछता नहीं है, बट स्टिल हमको एक छोटा सा डेफिनेशन तो पता होना चाहिए. हमने बात की कि आर्टिकल 12 की. आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में दिया हुआ है. ठीक है. ये सब चीजों के बारे में बात हमने कल की. उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखे. ठीक है. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन देखा और फिर आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल, क्वासी फेडरल. वेरी नाइस. तो ये क्वासी फेडरल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है. ठीक है. हमने ये भी पढ़ा. ठीक है. मैंने आपको बताया था ये सारे फीचर्स मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा कब फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. जब हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब मैं ये चीजें दोबारा भी बताऊंगा. ठीक है. अब आज हम जो बात स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, हम ये पूरा पूरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आज जो ये टॉपिक है हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हम पहले डेवलपमेंट देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे हम कि जो हम एक्ट्स पढ़ेंगे 1773 से, जो पहला एक्ट पढ़ेंगे वहां तक हम कैसे पहुंचे। दिवी अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। तो हम देखेंगे कि आज हम कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ हम पहला एक्ट जो 1773 का पढ़ेंगे और उससे लेकर 1853 के एक्ट तक हम सारे के सारे एक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये आज का टारगेट है हमारा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एक एक्ट के बारे में। ओके, सो हम स्टार्ट कर सकते हैं कौन से एक्ट से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है सबसे पहली, वो होती है 1885 में। 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेवलपमेंट होता है। मतलब एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा INC को बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। एओ ह्यूम का ये कहना था कि उस समय क्योंकि 1885 के आसपास काफी ज्यादा रिवोल्ट्स हो रहे थे, ठीक है। 1885 से पहले भी रिवोल्ट्स हो चुके थे, रिवोल्ट्स बढ़ते जा रहे थे। तो जो INC बनाया गया ना, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जो वर्ड एओ ह्यूम ने दिया था वो था प्रेशर वॉल्व, प्रेशर वैल्व, ठीक है। प्रेशर वॉल्व या प्रेशर वैल्व, जैसे आपने कुकर देखी होगी, ठीक है, प्रेशर कुकर देखा होगा। अगर हमारे पास प्रेशर वॉल्व नहीं रहेगी तो कुकर फटता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, उसका काम क्या होता है, प्रेशर को रिलीज करना। तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एओ ह्यूम ने कहा था, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे इंडियंस अपनी बात रख सके, ठीक है। अगर वो नहीं रख पाएंगे हमारे पास उनकी बात, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा और इंग्लिश को इंडिया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक प्रेशर वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है। INC बाद में चल के ग्रेजुअली चल के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे उसका डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंसिडेंस हुआ जहां से हमारे पॉलिटिक्स का शुरुआत होती है, हमारी पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, वो है INC, जिसका डेवलपमेंट किया था या जिसको ऑर्गेनाइज करवाया था एओ ह्यूम ने। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो ऑब्वियस ही बात है 1885 में हुआ था। जो उसके अध्यक्ष, मतलब जो उसके हेड, वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, किसी को पता है? जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कोई भी? WC बनर्जी। ओके, वेरी नाइस मोनिका, WC बनर्जी, बिल्कुल। जो हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, ठीक है। एक्चुअली बनर्जी है, पता नहीं क्यों उनका नाम सब जगह बनर्जी दिया हुआ है, बट बनर्जी है, ओके। तो WC बनर्जी थे। उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट होता है वो होता है आपका बाल गंगाधर तिलक के साथ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 1895 में एक बिल पेश करते हैं। He gives a bill. The name of the bill is स्वराज बिल, स्वराज बिल, in front of the Congress, जिसमें स्वराज का मतलब होता है सेल्फ राज, ठीक है। स्वराज या सेल्फ राज, मतलब हम अपने इंडिया को के ऊपर कैसे राज करेंगे, उसका मतलब होता है स्वराज या सेल्फ रूल, ठीक है। सेल्फ राज नहीं, सेल्फ रूल, ठीक है। इन्होंने ये जो बिल है ये पेश किया कहाँ पे, INC के पास, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, ठीक है। कौन से सेशन में? 1895 के सेशन में। इसके अध्यक्ष मेरे को अभी याद नहीं फिलहाल, ठीक है, अध्यक्ष देख लेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंस होता है 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी, one sec, mute your mic everyone, okay. So 1992 में एक इंसिडेंट, एक्चुअली इंसिडेंट्स नहीं होता है, 1992 में महात्मा गांधी का एक पेपर होता है, महात्मा गांधी जी का एक पेपर होता है जिसका नाम था हरिजन, जिसका नाम था हरिजन, ठीक है। इस हरिजन पेपर में उन्होंने लिखा था कि जो इंडिया है वो इंडियंस के द्वारा रूल किया जाएगा, ओके, ठीक है। जो इंडिया है वो इंडियंस के द्वारा रूल किया जाएगा, ये चीज लिखी थी,
ठीक है, और इंडियंस को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ये चीज लिखी थी उन्होंने अपने पेपर में हरिजन में। ठीक है, तो हरिजन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हरिजन किसका पेपर था? महात्मा गांधी जी का पेपर था। नेक्स्ट की बात करें अगर, नेक्स्ट एक इंसिडेंस होता है आपका, ओके, 1928 में। ठीक है, कब? 1928 में। अब 1928 में क्या होता है, जो हमारी नेहरू रिपोर्ट होती है, नेहरू रिपोर्ट होती है, वो पब्लिश होती है। एक्चुअली होता क्या है, 1928 में साइमन कमीशन आया हुआ होता है, साइमन कमीशन आया हुआ होता है इंडिया में। अब साइमन कमीशन ने कुछ प्रोविजंस दिए, आईएनसी ने नहीं माने, तो साइमन कमीशन बैठे किसके साथ? साइमन कमीशन बैठे जवाहरलाल नेहरू के फादर के साथ। क्या नाम था उनका? जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या था? किसी को पता है? मोतीलाल नेहरू। ओके, वेरी नाइस। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है, साइमन कमीशन बैठे मोतीलाल नेहरू जी के साथ, और क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलिए आप हमारी बातें नहीं मानते हैं, आप एक काम करिए, आप ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। अब बोले मोतीलाल नेहरू तो बड़ा खतरनाक आपने बात कर दी। तो उनके बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, चलो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू बोले कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। अब ठीक है, तो उनके अपने एक फ्रेंड के पास गए जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे। वो गए सुभाष चंद्र बोस जी के पास, उन्होंने बोला चलो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। तो जो उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के कि अगर हम इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम कुछ प्रोविजंस देंगे, उस प्रोविजंस को हम उन्होंने कहा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? 1928 में। याद रखिएगा डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में आपका साइमन कमीशन भी भारत आया था। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें पता है आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस दिए गए थे, जैसे राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट जो है वो 21 ईयर्स के एज में मिल जाना चाहिए लोगों को, उनका ये कहना था सबसे पहला। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए कि सबको इक्वली फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस जो आज हमारे हरिजन, गॉड ऑफ अनटचेबल पीपल, हरिजन गॉड ऑफ अनटचेबल पीपल आपने लिखा है हरिजन। हरिजन वर्ड एक्चुअली, ओके, द वर्ड हरिजन, हरिजन वॉज यूज्ड बाय गांधी जी फॉर अनटचेबल पीपल्स। ठीक है, ओके, जो उस समय अनटचेबिलिटी चली आ रही थी, हिंदू कम्युनिटी में जो अनटचेबिलिटी थी, उनमें जो उस समय कहलाने वाले लोअर कास्ट जो लोग थे, उनको हरिजन वर्ड यूज करते थे गांधी जी। ठीक है, और उसी के नाम पे उन्होंने पेपर रखा था हरिजन। ठीक है, चलो, तो जो, हाँ, नेक्स्ट क्या हुआ, हम बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, और फिर नेहरू रिपोर्ट की बात कर ली हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट इंसिडेंस क्या होता है आपका, ओके, उत्कर्ष सर आप क्लास में एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन आ चुका है, एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इंसिडेंस होता है 1934 में। ठीक है, जब एमएन रॉय डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कहां? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 1934 में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, एमएन रॉय ने सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की थी। ठीक है, पहले तो सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो एमएन रॉय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जिसमें इंडियंस जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके बाद बात उठती है 1936 के कांग्रेस सेशन की, जिसमें इस प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोविजन को आईएनसी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये एक ऐसा, ओके, आईएनसी ने एक्सेप्ट किया, आईएनसी ने बोला कि हाँ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको बनानी है। इस चीज को एक्सेप्ट किया 1936 के आपके कांग्रेस सेशन में, जिसके हेड थे आपके जेएल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जिसके हेड थे। ठीक है, अब इसके बाद इंसिडेंस क्या होता है 1940 में। ठीक है, 1940 में क्या होता है कि अब देखिए एक सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। अब होता क्या है कि आपको पता है 1914 से
1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। और क्या होता है कि इसमें इंडियंस का बहुत पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे इंडियंस की मौत होती है, जबकि वो डायरेक्टली किसी के तरफ थे भी नहीं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर अलायंस के तरफ थे भी नहीं, तो भी बहुत लोगों की मौत होती है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है कब? 1939 में, ठीक है, 1939 से 19 कब तक चलता है? 1945 तक, ठीक है, बिल्कुल 19 साइल, ओके। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। अब इसी के बीच में 1940 में कमीशन आया हुआ होता है, ठीक है। अब इंडियंस तो मना कर देते हैं, बोले सर आपने तो 1914 से 18 के बीच में इतने इंडियंस को ले गए, ना इंडियंस का पता चला है बहुत सारे इंडियंस का, और सब इधर उधर हो गए, मतलब आपने ना कोई डिमांड मानी ना कुछ किया, ठीक है, ओके, ना आपने कोई डिमांड मानी हमारी, ना कुछ किया, हमको कोई फायदा नहीं हुआ इससे। तो अब क्योंकि आईएनसी बहुत पावरफुल हो चुका था उस समय तक, ठीक है, तो अब क्या होता है कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भी सपोर्ट चाहिए था इंग्लैंड को इंडियन से, अब इंडियन से सपोर्ट चाहिए तो आईएनसी की बात तो माननी पड़ेगी। तो 1940 में सबसे पहली बार 1940 में सबसे पहली बार आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड इंग्लिश ने एक्सेप्ट की थी, ठीक है, क्या की थी? एक्सेप्ट की थी, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट है, पूछता है एग्जाम में कि भाई कौन से सेशन में या कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड अंग्रेजों ने मानी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, 1940 में सबसे पहली बार मानी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिमांड, ठीक है। अब बनेगा कैसे, बनाएगा कौन, ठीक है। इसके बाद एक वो होता है आपका शिमला प्रस्ताव आता है, जिसको शिमला ऑफर कहते हैं, ठीक है, एक शिमला ऑफर आता है, ओके। कब आता है शिमला ऑफर? 1945 में, ठीक है, शिमला ऑफर आता है। बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं ब्रिटेन से, फिर उन्होंने वो एक्सेप्ट तो कर चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने बात करते हैं कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी, बट उस समय क्या होता है कि मुस्लिम लीग अपोज कर देता है, क्योंकि मुस्लिम्स को अलग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए थी, उनको अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन का दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो उनको अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, तो ये फाइनली फेल हो जाता है। और अल्टीमेटली 1946 में एक डेलीगेट आता है जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब इसको कैबिनेट मिशन ही क्यों कहा जाता है? तो कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाई लेवल कैबिनेट के मेंबर्स थे इसमें, ठीक है, ब्रिटेन के कैबिनेट के। देखिए कैबिनेट, अभी भी अगर आप कैबिनेट वर्ड को समझेंगे तो आप देखेंगे कि एक कैबिनेट होती है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। आज की डेट पे टोटल 22 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप इनका नाम न्यूज में सुनते रहेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह आज यहाँ पे गए, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी आज यहाँ पे गई। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर वर्ड बहुत यूज किया जाता है न्यूज में भी, ठीक है। मैं आपको बताया था ना, पॉलिटी आपको न्यूज से जरूर कनेक्ट करेगी, कहीं कनेक्ट करे नहीं करे। तो टोटल आज की डेट पे भी टोटल 22 कैबिनेट मिनिस्टर है इंडिया में, जो कि मोस्ट पावरफुल होते हैं। कैबिनेट एक लिमिटेड होती है और अल्टीमेटली जो भी लोकसभा में डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो अब कैबिनेट मिशन आया था, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कैबिनेट मिशन का आना मतलब बहुत हाई लेवल मीटिंग होना या बहुत हाई लेवल के लोग आना, इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आई और जिसके कारण फाइनली 1947 में आपका क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर जिसके आधार पर, जिसके ऑन द बेस ऑफ विच वी आर गोइंग टू स्टडी द होल पॉलिटी, ठीक है। मतलब हम ये एक तरीके से समझ लीजिए बैकग्राउंड है कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहां से आई, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मैंने जो बनाया है होगा, एक सेकेंड, ओके। तो ये पूरा आपके नोट्स में रहेंगे, ठीक है, इसको आप दोबारा रिवाइज करिएगा। इसमें आप ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, जितनी भी डेट्स दी हुई हैं ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे जो एक पॉलिटी में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो वो सबसे पहले यहीं से उठता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ओके।
अब बात करते हैं, ये तो हमने ये बात की कि लाइक 1885 से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने बात की थी कि एक दिन में तो बना नहीं, बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। अच्छा, आपको पता है ऐसे जनरल अगर बात करें, ठीक है, जनरल एक बात करें तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा छोटा पार्ट मौर्यन से शुरू हो जाता है, ठीक है, मौर्यन से शुरू होता है, ओके। जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, लगभग ये 321 बीसी का डेट रहता है, इसके आसपास वहां से चंद्रगुप्त मौर्य रूल करना चालू करते हैं, मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, उनके ही कोर्ट में चाणक्य थे, चाणक्य जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, जल्दी से मेरे को बताओ उनका, उनकी बुक का नाम। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ओके ओके, अर्थशास्त्र, ओके, बिल्कुल। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। बेसिकली वैसे अर्थशास्त्र का जो मतलब होता है दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट द थिंग इज कि इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत सारी और चीजें थी, मतलब एक किंग को कैसे रहना चाहिए, ठीक है, कैसे रिसाइड करना चाहिए, कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना चाहिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र वाज द फर्स्ट बुक which can be considered as Indian book made by Indian to rule a place or a state, ठीक है। तो अर्थशास्त्र was the book। उसके बाद हम बात करें तो हम वैदिक एज में देखेंगे कुछ चीजें, जैसे सभा एंड समिति, सभा एंड समिति की बात करेंगे, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ प्रेजेंट टाइम वाज सभा एंड समिति ऑफ दैट टाइम, वैदिक एज, ठीक है। कब की बात कर रहा हूँ, वैदिक एज, ठीक है, आर्यन जब आए थे उस समय भी ऐसा था। अगर बात करें वैदिक पीरियड के बाद तो ऐसे बहुत सारे मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जहां से हम पॉलिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे वो अपने किंगडम को एडमिनिस्टर करते थे। उन सब चीजों से मिलजुल कर लाइक हिस्ट्री इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि उससे फ्यूचर डिसाइड कर सके हम, फ्यूचर में वो गलतियां ना करें। फ्यूचर हिस्ट्री से हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आईएनसी ने अपने से ही सारी चीजें की, ये सब जो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, लोग थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी थी और वो समझते थे कि सभा का क्या इंपॉर्टेंस है, समिति का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों अलग क्यों रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद हमने बाहर के अदर कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, देखा, समझा, उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। बट एक जो चेंज मेजर आया वो आता है इंग्लिश के आने से, ठीक है, यूरोपियंस के वैसे बोलूंगा तो एक जो मेजर चेंज आता है वो आता है यूरोपियंस के आने से, ठीक है। अब यूरोपियंस कहने का मेरा क्या मतलब है, मेरा यूरोपियन कहने का क्या मतलब है कि जो यूरोपियंस थे, एक सेकेंड, अच्छा, सबसे पहले यूरोपियंस की बात करते हैं कि यूरोपियंस के आने से काफी ज्यादा चेंजेस आए हमारी हिस्ट्री में। अच्छा, क्या है सीक्वेंस, सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंट्री आई थी हमारे पास सबसे पहली? पुर्तगाल। पुर्तगाल, ओके, पोर्तुगीज, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई थी? कोई? चलो देखो मैं बताता हूं, इसका सीक्वेंस याद करना बहुत आसान है, पता है, इसको याद करना PEDEF से, ठीक है। आपने पीडीएफ तो सुना होगा, PDF, उसमें बस 2 ई जोड़ देना है और आखिरी में S जोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर इंग्लिश आते हैं, ठीक है, फिर डच, फिर ये ई फॉर क्या है, ई फॉर क्या है, आई एम सॉरी, यहाँ ई होगा भी कि नहीं होगा, ओके ओके, यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है। PEDFS, डच आए, फिर फ्रेंच और फिर स्वीडिश आते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, PEDFS, ठीक है, PEDFS, पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और स्वीडिश, ये सीक्वेंस है सब यूरोपियन कंट्रीज के आने का। तो जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का। पोर्तुगीज लगभग 1498 के पास आए, ठीक है, इंग्लिश लगभग 1600 के आसपास आते हैं। तो यहां से एक अलग सिनेरियो चालू होता है इंडिया में, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बहुत मेजर तरीके से देखें अगर, तो आपका एक चेंज आता है 1764 में, जो मैंने कल भी बताया था कि 1764 में कुछ ऐसी चीज हुई थी जो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन पॉलिटी में। क्या चेंज था 1764 को, क्या हुआ?
1764 में ऐसा क्या हुआ था? What happened in 1764? जो ये था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी? नहीं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी नहीं हुई थी। बताओ और कोई ऑप्शन? ओके देखो 1764 में बैटल ऑफ, ओके कोई बता रहा है? नो आइडिया। ओके 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 साहिल, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ बक्सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों? हेक्टर मुनरो थे आपके इंग्लिश की तरफ से, 3 राजा यहाँ से थे, ठीक है। शाह आलम सेकंड थे, सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे, 3 किंग इंडिया से थे। और हेक्टर मुनरो की बात की मैंने, इंग्लिश की तरफ से थे, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से ड्वेल गवर्नेंस ऑफ बंगाल शुरू होता है, ठीक है। ड्वेल गवर्नेंस मतलब कि रूल तो यहाँ का किंग करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ का किंग करेगा, ठीक है, मगर जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है वो कौन करेंगे? इंग्लिश करेंगे। यहां से ये चीज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां से एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कर रहा है और टैक्स कलेक्शन ये कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? क्योंकि अब इंग्लिश जो है उन्होंने इन तीनों राजाओं को, इन तीनों किंग्स को हरा दिया है और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली इंग्लिश के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से रूल चालू हो जाता है। बट ये डेट याद रखिएगा कि ड्वेल गवर्नेंस ऑफ बंगाल चालू होता है 1764 से, बैटल ऑफ बक्सर से, ठीक है। 1764 के बाद अब कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश के इंटरफेरेंस होने के बाद आपका ये ड्वेल गवर्नेंस चलता है 1764 तक, 1772 तक ड्वेल गवर्नेंस चलता है। और 1772 तक चलने के बाद ड्वेल गवर्नेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। कब से कब तक? 1764 से 1772 तक ड्वेल गवर्नेंस। 1772 से ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 1772। अब डायरेक्ट रूल कर रहे हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? ब्रिटिश देखेंगे, ठीक है। तो ये यहां से ये कंडीशन चालू हो जाती है, ठीक है, 1772 से। और आपको पता है सबसे पहला एक्ट, अब क्योंकि इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला एक्ट जो आता है इंग्लिश की तरफ से वो आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा ओके, यहाँ पे दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसीलिए हम सबसे पहला एक्ट पढ़ते हैं 1773। याद रहेगा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 1772 में ड्वेल गवर्नेंस खत्म हुई और 1772 में, एक सेकंड, ओके, 1773 में सबसे पहला एक्ट आया जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब इन एक्ट्स में थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके ओके ओके। तो मिर्जा फैजल बेग, ओके। तो हेलो, आप कई लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। पीयूष, ओके ओके, कई लोग अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में। ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। जिन्होंने भी क्लास मिस कर दी है ना, अभी जितना लगभग 30 मिनट्स का पीरियड हो चुका है गेस, ये जो क्लास मिस हुई है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। ओके सो पैसा ओके पैसा अच्छा नहीं न देवा खाली था न देव पैसा। फैजल आपका माइक ऑन है? वन सेक, ओके ओके ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है यहाँ पे, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है। ध्यान से नोटिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, याद रखने में बहुत आसानी होगी। देखो एक्ट पढ़ा देना अलग काम होता है, याद करना अलग काम होता है, ठीक है। तो एक्ट को हमको याद भी रखने हैं सारे, ठीक है। तो हमको अगर एक्ट याद रखना है तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ ट्रिक से याद रखना है। ऐसा नहीं अचानक से याद हो जाएगी, कुछ ना कुछ रेफरेंस लेंगे अपन,
ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए 1773 में सबसे पहला एक्ट आया, आपको बताया 1772 में ड्वेल गवर्नेंस खत्म हुई, डायरेक्ट गवर्नेंस शुरू हो गई। 1773 में पहला एक्ट आता है और इस पहले एक्ट में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, एक्चुअली डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, रूल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल तक और रूल कर सकती है। तो अगले 20 साल में आप नोटिस करेंगे 73 में 20 ऐड करेंगे, दैट वुड बी 1793। इसमें भी वही चीज कही गई कि फॉर मोर 20 years इंग्लिश कैन रूल, ठीक है, तो प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1813, ठीक है। 1813 में भी यही कहा गया फॉर मोर 20 years, फिर 1833 में भी सेम चीज कही गई, तो हम पहुंचते 1853। तो इसीलिए ये जो एक्ट है इनको चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर्ड एक्ट का सबसे पहला एक्ट था, ठीक है। और रेगुलेटिंग इसलिए कहा जाता है, एक्सटेंशंस, ओके। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रेगुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन यहां से शुरू हुआ था। तो सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, 1833, 1853। हम इसको यहां तक याद करेंगे। और एक्चुअली क्या होता है, ये आगे भी बढ़ता, यहां से ये आगे भी बढ़ता, बट आपको पता है कि 1858 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, और जिसके कारण ब्रिटिश क्वीन जो एलिजाबेथ थी उस समय पे, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से हटाया जाए। और आज के बाद 1858 के बाद, ठीक है, 1857 में रिवोल्ट हुआ था, 1858 में ये आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो 1857 के बाद डायरेक्ट जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो रूल करेंगी इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद जो एक्ट्स आते हैं, ये जो एक्ट्स हम पढ़ेंगे, ये सारे के सारे डायरेक्टली रूल्ड एक्ट्स हैं, मतलब these acts are directly given by Britishers and implemented by Britishers, and these acts were given by English or England, but they were implemented by East India Company। तो हम ये दो पोर्शन में इन सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एंड सेकंड पोर्शन डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश वाला, ठीक है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है सब चीजें? यहां तक क्या सब चीजें क्लियर हैं? यस यस। मेरे को ऐसा लग रहा है बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्वेता, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, थोड़ा सा ओके, मैसेज भी आ रहे हैं, ओके क्लियर, ठीक है। और भाई यहाँ पे कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं यहाँ पे। कैसे भाई, और किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या? जल्दी से मेरे को मैसेज करो या फिर बताओ इज इट क्लियर और नॉट। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? अनुपम क्लियर, अंजलि क्लियर। देखो जब कोई बोलता नहीं ना तो दो ही चीजें होती हैं, लाइक अगर कोई बोल नहीं रहा है, किसी को डाउट नहीं है, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि किसी को डाउट नहीं आ रहा है, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डाउट कहाँ से आएगा? ये वाली बात हो जाती है। इसलिए डाउट्स नहीं आते तो मेरे को डर लगता है, ठीक है। तो जरूर बताया करो कुछ भी लगे, ओके। कम से कम मैसेज या आप 2 मिनट ऑन करके बता सकते हो अपना माइक, ठीक है। सब बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है जूम ने, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा जो सबसे पहला एक्ट है, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला एक्ट है, एक्ट ऑफ आपका 1773, ठीक है। यहां से अब एक्चुअल पॉलिटी शुरू होती है। यहां तक पूरा एक इंट्रोडक्शन था पॉलिटी का, ओके। स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही? ओके, where these chartered acts contain some rules or something else। वैसे तो मैं अभी चार्टर्ड एक्ट सारे आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपको पता चल जाएगा। These acts contain rules, basically they contain rules and regulations कि how to administer in India for these rules were for East India Company। एक तरीके से ये आपको क्या कहा जाए, इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ब्रिटिश, आपका ब्रिटिश टू ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ टू रूल इन इंडिया, ठीक है। ये चार्टर्ड एक्ट्स इस काम के थे। और बेसिकली अगर आपको बताऊं, ये चार्टर्ड का जो मतलब होता है ना, ये इंस्ट्रक्शन ही होता है, ठीक है। चार्टर, आपने चार्टर वर्ड सुना होगा, चार्टर दिया, किसी ने एक चार्टर दिया,
ठीक है, चार्टर्ड आर सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स और राइट्स, ठीक है, जो आपके पास हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर चीज के लिए, द सेट ऑफ रूल्स, ओके, स्टेशन ब्रिटिशर्स, यस, ओके, ये चीज में ओके कंफ्यूजन हो रहा है आपको, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स में क्या फर्क है, बता दे रहा हूं 1 मिनट में। एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी और एक है ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ये समझो, इसको एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। एक कंपनी है फॉर एग्जांपल टाटा, ठीक है, और एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो कहीं ना कहीं रूल करती। तो अगर आपके ऊपर हमारे को इंस्ट्रक्शन टाटा देगा तो हमको कैसा लगेगा, बोलोगे टाटा किस लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा भाई। तो यही चीज, क्योंकि एक कंपनी है ये, तो यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये एक कंपनी थी जो फॉर्म की गई थी 1559 में, ठीक है, 1559 में, कहा, इंग्लैंड में। ये आपकी फॉर्म की गई थी इंग्लैंड में, आई एम सॉरी, इंग्लैंड में फॉर्म की गई थी ये कंपनी, ठीक है। किस लिए? दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड जस्ट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म की गई थी। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं थी कि जिसको रूल करना था इंडिया में जाके, इनका एम्बिशन था कि दे विल रूल इन इंडिया, दे विल क्रश इंडियंस, ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में दिस कंपनी वाज मेड फॉर जस्ट फॉर बिजनेस, ठीक है, जस्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। बट ग्रेजुअली विद टाइम क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशंस आ गई कि अगर उनको ट्रेड करना है इंडिया में तो दे हैव टू फाइट विथ इंडियंस, तो दे हैव टू मेंटेन सोल्जर्स, दे रिक्वायर्ड मनी टू मेंटेन सोल्जर्स। तो इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक आपकी क्या बन गई, रूलर बन गई, ठीक है। बट ब्रिटिश दे वेयर ब्रिटिशर्स बट नॉट एग्जैक्टली, मतलब इंग्लिश तो थे, जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, बट ऑब्वियस इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, ठीक है, मगर वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो एक कंपनी थी सिंपल सी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑल ओवर गवर्नर्स। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑल ओवर गवर्नर्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर, एक बार और बताइए आप क्या बोल रहे हैं। ओके, वाज देयर एनी रोल ऑफ देयर क्वीन इन ईआईसी कंपनी? बिल्कुल था। आपको पता है, देखिए डायरेक्ट रोल क्वीन का तो छोड़िए, आपको पता है जैसे पार्लियामेंट आज है हमारे पास, आज हमारे पास जो पार्लियामेंट है, ठीक है, और वही एक तरीके से रूल करती है। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के जस्ट ऊपर क्वीन होती है और क्वीन पार्लियामेंट को हैंडल करती है। अब देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसके 90% ऑफ दी शेयर्स किसके पास थे? पार्लियामेंट के पास ही थे। तो इनडायरेक्टली ये कंपनी तो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की ही थी, ब्रिटिशर्स थी, मगर इनडायरेक्टली ये कंपनी को कह सकते हैं ये तो ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, इंग्लिश ही थे। तो अब इन टोटल ये समझो कि पार्लियामेंट के लोगों के पास ही इन कंपनी के शेयर्स थे। प्रॉफिट बनाने के लिए उन्होंने इंडिया भेजा मसाले खोजने, आपके रेड जो ब्लैक पेपर होता है, सबसे मेन चीज तो वो खोजने, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स्ड अप थी। बट अगर रूल की बात करेंगे तो क्लियर कट 1858 तक हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया और उसके बाद डायरेक्ट क्राउन ने रूल किया, ठीक है। जब क्राउन ने रूल किया तब हमको हमारे ऊपर इंग्लिश का रूल चालू होता है एक तरीके से, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था, ठीक है। ओके, सो चालू करते हैं, कहां से हम चालू करते हैं? ओके, गॉट इट, ओके साहिल। तो अब चालू करते हैं हम जो हमारा पहला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूं तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रोविजन जो था रेगुलेटिंग एक्ट में, एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आपका प्रोविजन था वो था मेकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेकिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, ठीक है, मेकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, जो कि फाइनली 1774 में जाके बनता है, ठीक है। दूसरा जो इनका प्रोविजन था वो था, मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, ठीक है। तीसरा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, ठीक है।
जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। ठीक है, देखते हैं एक बार। ओके, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ही वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, हाँ, मोनोपोली की बात की मैंने। अगले 20 इयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है। मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जिसको हिंदी में अगर समझ में आता है तो एक अधिकार मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से अगर कोई बिजनेस करेगा इंडिया पे तो दैट विल बी ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली मिलती है 20 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए। और ये मोनोपोली अगर आपको बताऊं तो जाके हटती है कब? 1813 के एक्ट में। ठीक है, 20 साल तक देते 1813 तक जाके रहती है। ठीक है, और 1813 में हटाया जाता है। बस उनके पास कुछ चीजों की मोनोपोली बचती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन था, वो था प्रोहिबिटिंग सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। जो आपके अब देखिए हुआ क्या कि अब भाई क्योंकि कंपनी के कुछ मेंबर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे थे और जिसके कारण कंपनी को लॉस हो रहा था, और इतना लॉस हो रहा था कि कंपनी को इंग्लैंड से 1 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ा। अब सोचो, इतना प्रॉफिटेबल सब कुछ चल रहा है मगर तो भी कंपनी लॉस में है। उसका कारण ये था कि जो भी ऑफिसर्स इंग्लैंड से यहाँ आते थे वो प्राइवेट ट्रेड करने लगे, अपनी शिप बुलवाई उन्होंने और उससे मसाले भेजने लगे, वो अपना ट्रेड चालू कर दिए। तो इस जो एक्ट ने प्रोहिबिट किया इस चीज को कि आप जो यहाँ सर्वेंट्स हैं कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और होता क्या है कि कैलकाटा में अभी हमने बात की कि एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ पे बता दूं, आपको कंफ्यूजन होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट आज का नहीं है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो एक्ट ऑफ 1935 से एस्टैब्लिश हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये उस समय का लोकल कोर्ट था, बट उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। जो आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अगर ये पूछा जाए कि जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ठीक है, या फ्रॉम, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एक्ट ऑफ 1935। मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि फ्रॉम विच एक्ट द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, तो ये आप बताएंगे कि कौन से एक्ट के कारण? 1773 के एक्ट के कारण। क्लियर है चीज? देखो कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होगा। ओके, बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन होगा। थोड़ा ये हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आपको पता है वैसे भी कंफ्यूजिंग होती है, कुछ चीज कुछ कहीं और होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहीं पे क्लियर करते जाएंगे हम। ठीक है, और जो डाउट्स होंगे आप बताइएगा। अगर हम लोग अब भाई सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे तो चीफ जस्टिस भी होंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस भी होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा एम्पे थे सबसे पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, अब एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये थे दोस्त। अब क्या करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कहा? अच्छा, आपने घसीटी बेगम का नाम सुना है कभी? घसीटी बेगम, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एक घसीटी बेगम का नाम सुना होगा जिसने धोखा दिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, नहीं भी पढ़ी तो भी घसीटी बेगम का नाम याद रखिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि घसीटी बेगम को मतलब एलिजा एम्पे से बात की और उन्होंने कहा कि घसीटी बेगम और 2-3 ब्राह्मण्स को आप फांसी दे दो, ये बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को। और एलिजा एम्पे ने क्या किया, उनको फांसी की सजा दे दी। ये बात पता चली कहाँ जाके? ये बात पता चली जाके इंग्लैंड में। ठीक है, और इसी रीजन के कारण क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने ये चीज की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बी impeached. He became the first governor general to be impeached. याद रखिएगा, impeachment word इंडिया में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि आर्टिकल
61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है, उसमें क्लियरली कहता है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो काम करेगा वो पार्लियामेंट की ऑर्डर्स पे ही करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने से एक्चुअली कुछ काम नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसको कहते हैं पपेट। ठीक है, प्रेसिडेंट को कहते हैं। प्रैक्टिकली इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती, जो पावर होती है पार्लियामेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यही चीज उल्टी है कहाँ पे, आपके अमेरिका में। अभी हाल फिलहाल अमेरिका में इलेक्शन, अच्छा जो बिडेन जो जीते हैं, जल्दी से बताओ मेरे को, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो बिडेन जो जीते हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पक्का? और दूसरी पार्टी, सॉरी, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, वेरी नाइस। जो बिडेन जीते हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। ठीक है, इनको डेमोक्रेट्स कहा जाता है। यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, और यहाँ पे हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, आज मैं चाहूं तो नॉलेज जंक्शन पार्टी बना लूं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, कोई भी कभी भी कैसे भी पार्टी बना सकता है, कैसे भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई वो नहीं है। बट अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, और हाल फिलहाल जो बिडेन जीते हैं वो डेमोक्रेट से जीते हैं। ठीक है, तो कहां से कहां कनेक्ट हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे, ओके, आर्टिकल 61 की बात करते हैं। आर्टिकल 61 में कहता है, इंपीचमेंट की बात कहता है, तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग became the first governor general to be impeached। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, किसी भी एग्जाम का, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन। तो पहले सीजीआई का नाम आपको पता चल गया, क्या है पहले सीजीआई का नाम? पहले सीजीआई का नाम मैंने क्या बताया? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे, वेरी नाइस, वेरी नाइस मोनिका। अब बताइए, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए उनका नाम क्या है? ठीक है, कंफ्यूजिंग वॉरेन फैक्ट। हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वेरी नाइस। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है। देखो मैं अब समझाता हूँ कंफ्यूजन क्यों हुआ। अभी मैंने कहा ये वॉरेन हेस्टिंग है, मगर ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, ना कि इंडिया। देखो 1773 से पहले गवर्नर जनरल बने कौन? वॉरेन हेस्टिंग ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद 1828 के एक्ट से, 1828, हाँ 1828 के एक्ट से या 38 के एक्ट से, क्लियर कर दूंगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे गवर्नर जनरल जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके बाद पहले वाइसराय कौन बने? या जो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव? नहीं, ये वाला तो गलत है मोनिका, बताएं पहले वाइसराय कौन बने? माउंटबेटन। माउंटबेटन? नहीं, माउंटबेटन कैसे हो सकते हैं? माउंटबेटन तो प्लान आया था ना 47 में। देखो जो पहले वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब वाइसराय क्या हो गया भाई, अब गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, यहाँ वाइसराय कहां से आ गया? तो वाइसराय बेसिकली, ओके कोई मैसेज कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो जो वाइसराय होते थे लॉर्ड, ओके लॉर्ड, निकिता आपने लॉर्ड लिख पाया, पूरा नहीं लिख पाया क्या? ओके, तो लॉर्ड तो थे ही, लॉर्ड तो सबको लॉर्ड ही कहा जाता था, हालांकि कहना नहीं चाहिए हमको लॉर्ड, कोई अच्छा काम तो उन्होंने किया नहीं लॉर्ड जैसा, ठीक है, बट स्टिल नाम है तो नाम है। ठीक है, तो जो सबसे पहले वाइसराय थे, अब वाइसराय की पोस्ट कहां से आ गई? वाइसराय की पोस्ट आई 1858 के एक्ट से, जो हम अभी 1885 का 1858 का एक्ट पढ़ेंगे, वहां से जब पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल है उसको अब कहलाने लगा गवर्नर जनरल वाइसरॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय बने दैट इज आपके लॉर्ड, नहीं बता रहे कोई, ओके, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा लास्ट बता दो, बस आखिरी यही बचा जो ज्यादा जो पूछ सकता है, लास्ट वाइसराय कौन थे? अभी किसी ने बताया था लास्ट वाइसराय, और मेरे ख्याल से किसने बताया था, बताओ, अभी नाम लिया था किसी ने लास्ट वाइसरॉय का नाम।
चलो प्रियांशु मैंने प्रियांशु ओके, हाँ प्रियांशु ओके। लास्ट वाइसरॉय थे बिल्कुल माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, इंडिपेंडेंट इंडिया, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ सी इंडिपेंडेंट, राजगोपालाचार्य। वेरी नाइस वेरी नाइस, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, राजगोपालाचार्य। ओके चलो ये सारे फैक्ट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करूंगा मैं, अभी बहुत बार आएंगे। ओके अब देखते हैं जो दूसरा एक्ट आया आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट, वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें दो सिंपल प्रोविजंस की बात की है उन्होंने। पहला प्रोविजन ये था कि उन्होंने सेपरेट कर दिया दोनों काम को। अब मैंने आपसे अभी बताया कि दो तरीके के काम कंपनी करती थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक रेवेन्यू कलेक्शन, या फिर कह लीजिए बिजनेस, ठीक है। अब ये दोनों काम को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। जो कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल काम था, कमर्शियल मतलब जो वो बिजनेस करती थी उसको अलग किया गया, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसको अलग किया गया। अब कैसे अलग किया गया, उन्होंने दो कमिटी बनाई, ठीक है, दो अलग अलग कमिटीज बनाई। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, बस याद रख लेना। अगर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट के बने थे, तो दैट इज एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा इसको पिट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ना, ब्रिटिश पीएम थे, उनका पिट्स नाम था, पूरा नाम याद नहीं मेरे को, ठीक है, उनका कुछ पिट्स करके नाम था, तो इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक है। तो यहां से बनता है दो चीजें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता है, पॉलिटिकल अफेयर को टैकल करना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कमर्शियल अफेयर्स को डायरेक्ट करना, ठीक है, जो भी कमर्शियल अफेयर्स होंगे उसको देखना, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही फैक्ट है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था। तो बस आपको याद रखना पॉलिटिकल और कमर्शियल दो ही चीजें हैं, तो ऑप्शन कुछ और कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम कमर्शियल अफेयर्स को देखना था। ओके क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट एक्ट पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं हम वो है 1793 का एक्ट। इसमें भी बहुत कुछ नहीं है बट स्टिल देखते हैं, ठीक है। जो 1793 का एक्ट है उसमें सिर्फ एक ही चीज दी गई है, ठीक है। अब क्या होता था कि जो सैलरी होती थी, ठीक है, अच्छा एक पोस्ट के बारे में बताता हूँ, क्या नाम था, एक मिनट बताता हूं। जो 1793 का एक्ट था वो कहता है कि सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अभी जो हमने बोर्ड्स की बात की ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीजों की बात की, इनकी जो सैलरी होगी, अब क्योंकि ये ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है, ये कौन होते थे, ब्रिटिशर्स। अब इनको सैलरी किसको देनी पड़ती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो देती नहीं थी क्योंकि वो कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट सैलरी देती थी। अब इनकी सैलरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इनके ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत हुआ करते थे। तो एक्ट ऑफ 1793 सिर्फ एक ही चीज कहता है, और वैसे तो कहता दो चीज है, ये भी कहता है कि 20 इयर्स के लिए वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से मोनोपोली दी जाती है। ये पहली चीज होगी जो आपको पता ही है। और दूसरी चीज कहता है कि सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड्स विल बी चार्ज फ्रॉम इंडियाज रेवेन्यू, ठीक है, चार्ज फ्रॉम इंडियाज रेवेन्यू। अच्छा जो पोस्ट की मैं बात कर रहा था, उस पोस्ट का नाम है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश, ऐसा करके, फ्रॉम ब्रिटिश फॉर ब्रिटिश, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉर ब्रिटिश। मतलब एक्चुअली मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती थी जो एक्चुअली सबसे बड़ी पोस्ट थी। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, मतलब ब्रिटिश क्राउन को इन्फॉर्म करता था या उनको बताता था सीधा कोई भी काम होता था इंडिया में, तो ये काम था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कि उनको बताना जाके ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। तो ये भी एक पोस्ट याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। That post was, sir, it was started in 1858, I guess, sir. 1858 Secretary of State for India. Secretary of State for India was started
in 1858 because of the crown, या maybe it has been started in 1858. I'm actually ये पोस्ट मेरे को इसलिए याद आई क्योंकि इसका भी हाँ। जो बाद में जो भी इसकी पेमेंट होती है, ये भी कौन चार्ज करता है? आपका इंडियन रेवेन्यू से चार्ज होता है, इसलिए मेरे को ये पोस्ट याद आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मे बी इट इज फ्रॉम 1858, ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक्चुअली उसका कोई मेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ ये पोस्ट बताई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्ट जो है चार्टर्ड एक्ट। एक सेकेंड, वी हैव टू ओके 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 साहिल, ठीक है। ओके ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1853 का। अब जो एक्ट ऑफ 1853 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया वाज एबॉलिश। मैंने कहा था ना कि जो मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो एबॉलिश कर दी। कब? 1813 में, ठीक है। अब ये एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों, ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे होता क्या है कि 1750 में इंग्लैंड में आपका क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद वो बहुत चीप क्लोथ्स और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोथ्स बना पा रहे हैं, या कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में बना पा रहे हैं, ठीक है। अब भाई उनको एक मार्केट चाहिए, हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे, हमको मार्केट नहीं मिलेगा तो हम बेचेंगे कहाँ? तो अब क्या होता है कि इंग्लैंड में ये चीज चलती रहती है कि हमको नया नया मार्केट चाहिए। 50 साल तक तो कोई इश्यू नहीं होती, इधर उधर भेजते रहते हैं, बेसिकली अमेरिका भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, चाइना भेजते रहते हैं, सब जगह कोई दिक्कत नहीं होती। बट एक समय आता है 1812 या 1810 के आसपास का, जब बहुत इशू होने लगता है। तो इंग्लैंड में ये डिमांड उठती है कि क्योंकि इंग्लैंड इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री है, और आपने मोनोपोली किसको दे दी है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी है। तो भाई उनकी मोनोपोली आपको लेनी पड़ेगी कुछ चीजों में, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा ना कि इंडिया वैसे भी आज भी इसलिए फेमस है क्योंकि हमारे पास जो डिविडेंड है जो हमारा, वो है पॉपुलेशन। हमारा जो सबसे बड़ा पावर है हमारे पास पॉपुलेशन है। ये हमारे लिए लॉस भी है मगर ये हमारे लिए फायदा भी है, ठीक है। तो उस समय भी यही चीज हुआ, तो इसलिए जो मोनोपोली है, okay, I'll try apply chart sources. Okay, I actually don't know how to apply chart sources. I'm sorry Nikita, but आप मुझे बताना कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। मुझे बहुत टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके आप मुझे बताना, श्योर। ओके ठीक है, तो होता क्या है, 1 सेकेंड। ओके years with acts, okay, I'll do that। अभी आखिरी में ना सारे जब कंपाइल करेंगे ना सारे के सारे एक्ट्स, तो मैं आपको ऐसा कुछ चार्ट बना के दूंगा जिसमें सीक्वेंसली एक पेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। I'll do that for sure, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 1750 की जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब प्रेशर बन रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, प्रेशर बन रहा था पार्लियामेंट के ऊपर, तो उन्होंने फाइनली 1830 में जो मोनोपोली है उसको हटाया, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई, मगर 3 चीज के ऊपर मोनोपोली रखी गई। वो 3 चीजें क्या है? आपका टी, ओपियम मतलब अफीम, जिसको हम अफीम के नाम से जानते हैं, ओपियम, ठीक है, और चाइना। तो इसको हिंदी में कहते हैं चीनी और चाय, चीनी और अफीम, ऐसा कुछ करके कहते भी हैं, बहुत पॉपुलर सेइंग है, ठीक है। तो इन 3 चीजों की जो मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया के पास कंटिन्यू रही। इसके अलावा किसी चीज और बाकी सारी चीजों की मोनोपोली हटा दी गई। अब इंग्लैंड से कोई भी व्यक्ति आके इंडिया में ट्रेड कर सकता है। और आपको एक चीज बता दूं, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो 1813 के इस एक्ट से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि तब तक तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही थी, यहाँ के फार्मर्स को परेशान कर रही थी, सब चीजें कर रही थी। मगर इसके बाद चीनी, चाय, चीनी और चरस, ओके एग्जैक्टली दिवी, चाय, चीनी और चरस, ओके, दैट वाज अ फेमस सेइंग कि चाय, चीनी और चरस का, ठीक है, चरस इज नॉट अ गुड वर्ड, ओके। सो तो इन 3 चीजों की मोनोपोली रखी गई। मैं बता रहा था कि
हाँ, यहाँ से जो इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश है या इंग्लिश है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि अब ना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड से आके एक्सप्लॉइट कर रहा था, यहाँ पे डील कर रहा था, बहुत सारी चीजें और हो रही साइमल्टेनियस, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इस समय पे बहुत सारी चीजें चल रही थी इंग्लिश के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 लाख रुपीज, ये प्रोविजन बनाया गया कि इंडियन एजुकेशन के लिए, इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज पर ईयर, ठीक है, एवरी ईयर, पर ईयर वुड बी स्पेंडेड, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई फेवर नहीं था। आपको पता है हुआ क्या, अब भाई इतना बड़ा इनका एम्पायर खड़ा था यहाँ पे, मगर जो छोटे छोटे आपको कह लीजिए क्लर्क्स हो गए जैसे, या छोटे छोटे ऐसे उनको एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती थी, मुंशी हो गए या कोई भी पोस्ट के लिए, तो वो उनको कहाँ से लाना पड़ता था, इंग्लैंड से, बहुत महंगा पड़ता था। तो बोले आप क्या करो, इंडियंस को एजुकेट करो। इस कारण से उन्होंने 1 लाख रुपए एवरी ईयर का एक्सपेंडिचर दिया ताकि इंडियंस एजुकेट हो सके। देखने में बहुत अच्छी चीज है, कोई काम का नहीं था, इसको कोई यूज भी नहीं किया गया, इसे 1 लाख रुपए का कोई यूज नहीं है 2-4 साल, सॉरी 2-4 बोल रहा हूँ, 10-20 सालों तक, ठीक है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिश्चियन मिशनरीज वे आर अलाउड टू प्रीच इन इंडिया, ठीक है। यहाँ से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको इंडिया में प्रीच करना चालू कर दिया, मतलब उन्होंने प्रीच करना चालू कर दिया। ओके, नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830 में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली इन चाइना भी लूज कर देती है। जो चाइना में उनके पास मोनोपोली थी कि चाइना में सिर्फ वही ट्रेड करेंगे, वो भी वो लूज कर देते हैं, ठीक है। अब 1833 के एक्ट से, ओके, जो मैंने वहां कहा था ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की थी, ठीक है, वो 1833 के, नॉट 1828 के, ठीक है, मैंने गलती से 1828 कह दिया था। 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन ए काउंसिल नोन एज इंडिया काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल को एक काउंसिल दी गई। अब बेसिकली काउंसिल क्या होती है, अच्छा, हिंदी वाले सलाहकार समझते हैं आप, सलाहकार जो सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है, एडवाइजरी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक एडवाइजरी थी जो एडवाइस करती थी गवर्नर जनरल को बहुत सारे मैटर्स में, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर उठता था तो एक गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी। इट हैड आई गेस 4 मेंबर्स, ठीक है, इसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे, और हाँ, इसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। और इसमें अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आ रही है मेरे को, इसमें क्या हुआ था कि एक मेंबर जुड़े थे जिसको हम कहते हैं, एक मेंबर यहाँ पे जुड़े थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विधि आयोग, फाइनेंस, लीगल, एक मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए थे, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, जिन्होंने फिर जाके आईपीसी जो आज की इंडियन पीनल कोड है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था 1860 में, ठीक है। उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज यहीं से हुई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट से हुई थी। 4 मेंबर्स थे, आपको याद नहीं भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन अ काउंसिल व्हिच वाज नोन एज इंडियन काउंसिल, ठीक है। इट वाज आस्क्ड टू एबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है, कोई बड़ी चीज स्लेवरी थी भी नहीं इंडिया में, ठीक है, स्लेवरी नहीं थी, बंधुआ मजदूरी थोड़ी बहुत थी, बॉन्डेज लेबर था, मगर स्लेवरी नहीं थी। स्लेवरी और बॉन्डेज लेबर में बहुत फर्क है, ठीक है। इंडिया में बॉन्डेज लेबर था बट स्लेवरी नहीं थी, तो हालांकि अबॉलिश की गई, और सती उसके पहले अबॉलिश की गई थी, आई गेस सती वाज अबॉलिश्ड इन 1829। एक एक्ट आया था, सती एबॉलिशमेंट एक्ट, व्हिच वाज गिवन इन 1829, इसके द्वारा सती भी अबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है, और यहां से स्लेवरी भी अबॉलिश की गई। अब पढ़ते हैं आज के आखिरी एक्ट के ऊपर। आज का जो आखिरी एक्ट है, एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन था, ठीक है, तो आज के आखिरी एक्ट के ऊपर, दैट इज चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। इसमें क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। अब इमेजिन करो, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी एक जगह पे या एक स्टेट पे, आई मीन एक प्रोविंस पे, ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नर की बात कर रहा हूं। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के दोनों काम हुआ करते थे। कौन कौन से काम, एक होता था एग्जीक्यूटिव
ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, और लेजिस्लेटिव मतलब एक लॉ बनाना। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना। तो ये दोनों काम हुआ करते थे, वो एग्जीक्यूट भी करवाता था लॉज को जो वो बनाता था, और वो लेजिस्लेट भी करता था उन लॉज को, मतलब बनाता भी था उन लॉज को। गवर्नर की बात करो यहाँ पे सिर्फ। अब गवर्नर जनरल की भी सेम पावर थी, सिमिलर टू कलेक्टर की आप बात कर लें। अगर एक कलेक्टर की बात करें हम, जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है, उसके पास दो तरीके की पावर होती है। वैसे तो लेजिस्लेटिव पावर एक तरीके से होती ही नहीं है उसके पास, मगर लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूट करने की पावर होती है। कलेक्टर के पास होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एक पुलिसिंग पावर। इस चीज से मैं आपको समझा रहा हूं, एक पुलिसिंग पावर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। वैसे ही गवर्नर जनरल के पास होती थी दो तरीके की पावर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो वो पहले वो दोनों को एक्सरसाइज करता था, बट इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज बोथ, इसीलिए यहां इन पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 से। दूसरी चीज यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात की गई सबसे पहली बार। एक्चुअली आपके जो एक्ट है 1833 का ना, यहां से प्रोविजन बन गया था कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज है, उनको कंपटीशन के द्वारा लिया जाएगा। बाय कंपटीशन, बाय कंपटीशन हायर किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था ना, वो किसी को भी आपका सिविल सर्वेंट बना के भेज दिया करता था, मगर बाद में इस चीज को पहली बार 1833 में ये बोला गया कि ये कंपटीशन के थ्रू होगा, और बाद में 1853 के एक्ट से बोला गया कि सिविल सर्विस का एक एग्जाम होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय विल बी डन बाय एक एग्जाम, और इसको ये एग्जाम लिया जाएगा कहां, आपका इंग्लैंड में। ठीक है, और बाद में आपके 1923 से 1923 से ये एग्जाम इंडिया में होने लगा। और इंडिया में कहां होता था किसी को पता है? इंडिया में 1923 से सिविल सर्विसेज का एग्जाम कहां होना शुरू हुआ? किसी को भी आइडिया? नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। 1923 से सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था इलाहाबाद में। ओके, किसी ने मैसेज किया, कैलकाटा नहीं, इलाहाबाद में। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था वो होता था इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। 1923 से होना चालू हुआ इंडिया में, उससे पहले होता था इंग्लैंड में। ठीक है, आईसीएस ऑफिसर वाली सारी बातें आएंगी। अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, बट अभी कंपाइल नहीं करेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडियंस वेर अलाउड इन इंडियन काउंसिल। अभी हमने बात की इंडियन काउंसिल की, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम बाय एक्ट ऑफ 1853 इंडियंस वेर अलाउड इन इंडियन काउंसिल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी फैक्ट है। इंडियंस को कब अलाउ किया गया इंडियन काउंसिल में? इनिशियली इंडियंस को परमानेंट वो नहीं मिलता था, परमानेंट प्लेस नहीं मिलती थी। ठीक है, अच्छा, यहां से लॉर्ड डलहौजी की बात आती है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात आती है। ठीक है, आपके इनको परमानेंट सेटल डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से याद रखना है आपको। ठीक है, 1853 से ही कनेक्टेड होते हैं, बट हिस्ट्री का टॉपिक है वो अभी छोड़ते हैं, बार बार हिस्ट्री में आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताया मैंने, यहां से क्या शुरू हो जाता है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू होगा। कहां से? 1857 के रिवोल्ट से, इंडिपेंडेंट इंडिया के रिवोल्ट से। इसके बाद हम जो एक्ट्स पढ़ेंगे उनका डायरेक्ट कनेक्शन है कहां से, कहां के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट कनेक्शन है। हम डुअल गवर्नेंस की बात करेंगे, डायरकी की बात करेंगे, कई सारी चीजों की बात करेंगे। तो 1858 के बाद जो जितने भी आपके एक्ट्स आए हैं वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उनका किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक एंड करेंगे क्लास। ठीक है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। ओके, आप लोग एक बार बता दीजिए, आप लोग को बहुत दिक्कत तो नहीं है, मतलब जैसे 10-15 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाती है क्लास तो कोई ऐसी परेशानी? नहीं, नो सर। ओके, क्योंकि कभी देखो प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, तो मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं की तो आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिल जाएगी, मैंने ही क्लास अटेंड नहीं की तो आप क्या करोगे? तो ऐसा हो सकता है कभी कि नहीं ले पाऊं ड्यू टू एनी रीजन पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कभी कभी हम क्लास एक्सटेंड, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको हाफ एन आवर एक्सटेंड कर लेंगे, और कभी कभी मैं फ्लो में लेट भी करा देता हूँ क्लास को। ठीक है, तो थोड़ा सा ना टाइम का वो रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ताकि हम थोड़ा आगे पीछे कर सके। कभी कभी कोई टॉपिक कंप्लीट ना हो, जैसे आज बहुत स्लो स्टार्ट किए हम लोग, आराम से स्टार्ट किए, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। अब मुझे बताओ, क्योंकि आज दूसरा डेमो क्लास था, कैसा लगा आप लोग को और कैसा
है कल आने का? आप लोगों में से कौन कौन इच्छुक है आने के लिए कल? मेरे को आप लोग आराम से खैर सोचो. क्लास वाज गुड. ओके ओके, तो ऐसे ही हम चलेंगे, ठीक है. पॉलिटी आराम से 1 महीने में खत्म हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला, कुछ भी इशू नहीं आएगा. गूगल फॉर्म से ओके. हाँ, जिसको जिसको एडमिशन मतलब चाहिए, ठीक है, उसको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा. गूगल फॉर्म में जनरल डिटेल्स होने वाली, कुछ खास नहीं होगा, ठीक है. आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट है, जो भी आप उसमें थोड़ा बहुत डिटेल नाम है और कुछ नहीं, तो एक गूगल फॉर्म को प्लीज भरें. और उसके साथ आगे के जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको करना है. ओके. फीस आप लोग को सबको बता दिए हैं. कुछ भी इशू होता है आपको फीस को लेकर, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. आप बता सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है. और उसके बाद ओके, ठीक है. और कुछ दिक्कत, कोई कुछ और समझ में आ रहा है? कोई और डाउट्स हैं आपको? क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं कि क्लास कैसे होगी, कैसे नहीं होगी? कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज मेरे को बताइए. या कुछ और रिक्वायरमेंट्स आपकी तो भी बता सकते हैं. इज देयर एनीथिंग? नो सर. नो. ओके, जो था. और कोई? काफी लोग हैं यहाँ पे. कुछ और सजेशन अगर कोई देना चाहे, नहीं तो फिर इस नो सर. ओके अनुपम. ओके, तो फिर इस क्लास को एंड करते हैं. अब कल मिलेंगे, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनेगा जिसमें आप सब लोग जो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक अलग ग्रुप में रखा जाएंगे. आज के नोट्स अभी 1 घंटे में ही दे दूंगा मैं, वैसे तो कुछ एडिटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है. कोशिश करिए. क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखा नहीं हूँ. क्या क्या है कि मेरे पर्सनल नोट्स हैं, बहुत पुराने बनाए हुए, तो जैसे रेफरेंस के लिए इसको यूज कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है. थोड़ा सा नोट्स आपको अपने से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे दिमाग में आ जाती है पढ़ते पढ़ते कि ये भी हुआ था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है. वो पता भी नहीं होता कि मैं कब क्या बोलूंगा एग्जैक्टली. तो इसलिए आप प्लीज थोड़ा सा नोट्स जरूर बना लीजिएगा कहीं कहीं अलग से स्पेसिफिक. ओके, चलिए तो इस क्लास को एंड करते हैं. मिलते हैं अब कल की क्लास में. ओके, चलो फिर. गुड डे एवरीवन.